नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम नवीं कक्षा की पुस्तक राजनीति शास्त्र की दूसरे अध्याय में जो शीर्षक है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इस पर बातचीत करेंगे। लोकतंत्र के विषय में बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कुछ बातें की थी। हमने बताया था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसकी सफलता की शर्तें क्या है, उसका गुण दोष क्या है। साथ ही साथ लोकतंत्र आज के समय में यानी कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया जा चुका है। अब अगर हम जानना चाहें कि किन किन देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है आसानी से और कहाँ कहाँ लोकतंत्र की स्थापना काफ़ी कठिनाई से हुई है, तो ये एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है, शासन पद्धति है, जिसे कि अधिकांश देश अपनाना चाहते हैं। जो लोकतांत्रिक देश नहीं भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें लोकतांत्रिक ही समझा जाए। सारा विश्व इसे अपनाने को तत्पर है, लेकिन जब इसकी लोकतंत्र की स्थापना की बात होती है तो कुछ देशों ने इसे बड़े आसानी से अपनाया, लेकिन कहीं कहीं इसकी स्थापना में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हम 3 देशों का उदाहरण लेंगे। इसके साथ ही साथ और भी कई छोटे छोटे जो देश हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार पर। पिछली कक्षा में भी मैंने ये बताया था कि लोकतंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इनकी विवेचना भी पिछली कक्षा में कर दी गई थी। तो यहाँ बस हम इसे देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष है। उसे प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसे जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, इसके भी 2 विभाजन हैं, संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति लोकतंत्र। अब अगर हम इसके उदाहरण में लें, कल मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी अर्ध स्वरूप में स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा कहीं भी ये अभी नहीं पाया जा रहा है। प्राचीन समय में प्राचीन रोम, भारत, चीन जैसे देशों में इसकी स्थापना हुई थी। यूनान से लोकतंत्र शब्द का चलन भी शुरू हुआ। वर्तमान समय में प्रातिनिधिक लोकतंत्र की हम बात करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण ब्रिटेन था, जिसकी एक तरह से कहिए कि उसके जो गुणों को था, संसदीय लोकतंत्र के गुणों को भारत ने भी अपनाया। और हमारी जो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है वो ब्रिटेन के ही मॉडल पे आधारित है। और दूसरा है राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्षीय लोकतंत्र भी हम इसे कहते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन स्वरूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अभी अभी हमने बात की कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, सभी देश चाहते हैं कि वो अगर उन्होंने गैर लोकतांत्रिक स्वरूप भी अपनाया हुआ है, फिर भी उनकी पहचान एक लोकतांत्रिक देश के ही रूप में हो। हम आसानी से कैसे विभेद कर सकते हैं लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देश के बीच? तो लोकतांत्रिक देश होने की सबसे जो पहली पहचान है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ अगर लोग चाहें तो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने को होती है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती, उन्हें सरकार की आलोचना करने की भी अनुमति नहीं होती। दूसरे बिंदु पे आते हैं कि जो वहाँ के श्रमिक होते हैं या नागरिक होते हैं, छात्र होते हैं, महिलाएं होती है, उन्हें ट्रेड यूनियन या कोई भी संघ या संगम बनाने की, दल बनाने की, दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं होती। श्रमिकों को, छात्रों को, महिलाओं को ट्रेड यूनियन, संगम, संघ, दल, दबाव समूह बनाने की अनुमति लोकतांत्रिक देशों में होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में इन्हें ये अनुमति नहीं होती है।
तीसरे बिंदु पर हम आते हैं कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का आनंद मिलता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को इस तरह की समानता का कोई वादा नहीं करती। वे उनकी दया पर निर्भर होते हैं। अगर हमें राजनीतिक समानता नहीं मिलेगी या आर्थिक समानता नहीं मिलेगी, सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, तो हम अपना विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे और कहीं न कहीं पूरे विश्व में जो भावना बह रही है लोकतंत्र की, उसमें हम पिछड़ते चले जाएंगे। किसी एक व्यक्ति की या किसी एक दल की जो तानाशाही होगी वो सब पर हावी हो जाती है। चौथे बिंदु पर आते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों में प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारें प्रेस को स्वतंत्रता नहीं देती। यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। फिर अगले बिंदु पर हम आते हैं कि शासक लोकतांत्रिक पद्धति में जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक पद्धति में शासक लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। ये राजशाही का स्वरूप हो सकता है, सैनिक शाही का स्वरूप हो सकता है, कुलीन शाही का हो सकता है, एक दलीय स्वरूप हो सकता है, धार्मिक नेता के कब्जे में हो सकता है, लेकिन यहाँ चुनाव जैसी कोई बात नहीं होती। लोकतंत्र में जो शासक हैं, नीति निर्णय की क्षमता, कानून बनाने की क्षमता, उसे लागू करने की क्षमता सभी जनता में निहित होती है। पिछली कक्षा में हम इस बारे में बात कर चुके हैं और अब देखते हैं आगे। जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये भी बात आती है कि आखिर कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी बच्चों। कोई भी धारणा आती है या कोई शब्द आता है या कुछ नामकरण होता है, आपके शहर का ही अगर नामकरण हुआ होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास तो रहता ही है। तो इसी तरह लोकतंत्र की जब बात आती है तो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एथेंस में किया गया था, वहीं से ये पूरे विश्व में आगे बढ़ा। हम जो भारत में रहते हैं, यानी कि हमारा भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे भारत में भी लोकतंत्र प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। हम थोड़ा पीछे जाकर इसके इतिहास को देखें कि लोकतंत्र का स्वरूप हमारे यहाँ कैसा था। हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं महाजनपद, यानी कि ये ईसा पूर्व 500 साल पहले की, कमोबेश 500 साल पहले की बात की जाती है। तो उस समय ये भारत का नक्शा हुआ करता था और 16 महाजनपद थे। हम सारे महाजनपदों की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महाजनपद जैसे शाक्य थे, शाक्य जनपद में, इसके बाद कुशीनगर में, आप उत्तर की ओर अगर देखें जहाँ की ऊपर में नेपाल का पूरा पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, तो उसके नीचे आप देखेंगे कि शाक्य राज्य है, शाक्य राज्य, कुशीनगर राज्य, पावा में मल्ल राज्य था, उसके नीचे वाराणसी है। हम वाराणसी की बात अभी नहीं करेंगे। शाक्य, कुशीनगर, मल्ल और मल्ल के पूर्व में वज्जी गणराज्य है। तो इन सब जगहों पर उस समय गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें भी महत्वपूर्ण है वज्जी, जो अभी बिहार में वैशाली जिले के नाम से प्रसिद्ध है। राजकुमार विशाल, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, जिन्होंने वैशाली की स्थापना की, उन्हीं के नाम पे वैशाली का नाम भी है। तो वज्जी गणतंत्र यानी कि लिच्छवी गणतंत्र, वज्जी उस समूह का नाम था जो लिच्छवी में बसते थे और अभी वो वैशाली के रूप में प्रसिद्ध है। तो वज्जी गणतंत्र में, वज्जी शासन में जो महाजनपद था, वहाँ लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वहाँ किस तरह से सामान्य जन
शासन की प्रक्रिया में भाग लेते थे। ये जानकारी बच्चों आपको होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि लोकतंत्र है, तो ये धारणा हमारे यहाँ कहीं बाहर से नहीं आई है, हमारे अपनी है। लिच्छवी हमारे गणतंत्र का बहुत ही प्राचीन स्वरूप था। हम थोड़ी सी जानकारी इस गणतंत्र के बारे में देना चाहेंगे। लिच्छवी गणतंत्र में कोई भी एक राजा या एक शासक नहीं होता था। वहाँ सभा करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम संथागार था, और एक परिषद बनाई गई थी जहाँ की शहर के या उस पूरे जनपद के मुख्य लोग आया करते थे। जहाँ तक संभव होता था आम जनता भी आया करती थी और उस परिषद में बैठती थी, और परिषद के जो मुख्य हुआ करते थे उन्हें राजा माना जाता था। लेकिन राजा अपने आप किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र नहीं थे। वो सारे निर्णय विचार विमर्श कर वाद विवाद कर कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि गुप्त मतदान के जरिए आमजन की भावना को वो जानते थे और निर्णय लेते थे, कानून बनाते थे, चाहे वो जनता के हित में हो, देश की सुरक्षा के मामले का हो, उनके कल्याण का हो। जो वित्त देखते थे उन्हें भंडारगारी कहा जाता था। जो सेना का प्रबंध देखते थे वो सेनापति कहे जाते थे। नगर की सुरक्षा रक्षा का देखभाल जिनके ऊपर हुआ करता था वो नगर गतिक कहे जाते थे। साथ ही साथ जो अमात्य यानी कि मंत्री होते थे उन्हें विनिश्चय अमात्य कहा जाता था। और ये लिच्छवी के गणतंत्र में जो एक ऐतिहासिक स्वरूप में अपने उद्भव हुआ था, तो काफ़ी दिनों तक ये गणतंत्र चलता रहा और हम आज भी ये शान से कहते हैं कि हमारा भारत लिच्छवी के समय से लोकतंत्र को अपनाता आ रहा है। बच्चों, अभी हमने बात की कि विश्व के कई छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने आसानी से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन इसका भी संघर्ष का एक लंबा समय रहा, कम से कम 200 सालों तक। और अंतिम के 50 सालों में जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो काफ़ी चरम पर चला गया था, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन कई देश स्वतंत्र हुए, फिर पराधीन हुए, फिर स्वतंत्र हुए। तो ऐसे छोटे छोटे कई देश थे जो कि 80 से 90 के दशक का मतलब हम यहाँ ऐसे लगाएंगे कि 1980 से 1990 के बीच या 1990 से 2000 के बीच। तो कई छोटे छोटे देश थे जिन्होंने की आज़ादी प्राप्त की। कुछ देशों ने तानाशाही से मुक्ति प्राप्त की। उसी में से एक देश था चिली। चिली को अभी आप पूरे स्क्रीन पे देखेंगे। चिली जो देश था ये दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जो कि समुद्र के दक्षिण प्रशांत सागर के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ खनिज बड़ी मात्रा में, खासकर बॉक्साइट बड़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता था। तो सबसे पहले जो चिली में सत्ता थी वो राष्ट्रपति अलेंदे की सत्ता थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसमें बदलाव आता गया। चिली के नक्शे को देखने के बाद हम अब साल्वाडोर अलेंदे की बात करेंगे जो चिली देश के राष्ट्रपति थे। अभी अभी हमने बताया कि दक्षिण अमेरिका में चिली स्थित है और ये साल्वाडोर अलेंदे जो थे चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जिन्होंने 1970 में चुनाव जीता था। हालांकि 3 साल बाद ही 11 सितंबर 1973 को सेना ने उनके शासन को उखाड़ फेंका और वहाँ सैनिक तानाशाही की नियुक्ति हो गई। तो अलेंडे की कुछ अपनी नीतियाँ थी, कुछ अपने नियम थे जिस तरह से वो चिली की सत्ता को संभाल रहे थे, चला रहे थे। तो उनकी जो समाज से सेवा
करने की धारणा थी कि समाज के हर वर्ग को, खासकर निम्न वर्ग को जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उन तक पहुँचे, राज्य उनके कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचा सके। इस वजह से वहाँ के कई वर्ग, कई समुदाय इनसे नाराज होते गए और इसी वजह से सैनिक तानाशाही को वहाँ सत्ता हथियाने का मौका मिल गया। उनकी सत्ता, अभी हमने जो बात की कि एलेंडे ने गरीबों की मदद की कई नीतियाँ अपनाई, तो उसमें मुख्यतः था शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, बच्चों के लिए मुफ्त दूध की व्यवस्था करना, भूमिहीन मजदूरों को भूमि का पुनर्वितरण, विदेशी कंपनियों द्वारा देश से प्राकृतिक संसाधन लेने का विरोध करना। यहाँ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी कि शिक्षा की जो वहाँ व्यवस्था थी वो केवल कुलीन लोगों के लिए थी, यानी कि जो संपन्न थे, जिनकी की समाज में एक पहचान थी, बौद्धिक स्तर पर जो ऊंचे थे, राजनीतिक रूप से जो सशक्त थे या प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्हीं के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। और बच्चों के लिए मुफ्त दूध की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि उन्हें उचित पोषण मिले। निम्न वर्ग के बच्चों को पोषण उचित नहीं मिलने के कारण उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। जो भूमिहीन मजदूर थे, तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर भूमिहीन मजदूरों को वितरण किया गया ताकि वे अपना खुद का कृषि कार्य कर सकें और उत्पादन कर सकें। उन्हें मजदूर के रूप में दूसरे के खेतों में काम करने की ज़रूरत न पड़े। फिर विदेशी कंपनियां जो देश से प्राकृतिक संसाधन को ढोकर अपने देश में ले जाती थी और वहां से निर्माण कार्य कर फिर उनका वितरण करती थी। ऐसे में जो चिली का प्राकृतिक संसाधन था, अभी हमने बात की थी कि वहाँ बॉक्साइट बड़ी मात्रा में मिलता है, जिससे कि अभी हवाई जहाज़ की बॉडी बनाई जाती है। बॉक्साइट से मैंगनीज और इस तरह की बहुत सी चीज़ें में उसके अयस्क जो हैं वो और भी धातुओं को बनाने के काम आते हैं, स्टील में काम आता है। तो कच्चे माल से अगर निर्माण अपने ही देश में होता है तो वह एक पूंजी के रूप में निवेश होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ के कच्चे माल को बच्चों कोई दूसरा ले जाता है और वहाँ निर्माण करता है तो उसकी लागत कई गुना बढ़ जाती है और वो सारा का सारा लाभ, सारा प्रॉफिट दूसरे देश ले लेते हैं। हमारे हिस्से उसका एक नगण्य सा अंश आता है। अगर ये हमारे देश में ही रहे तो हमारे देश को ज़्यादा फायदा पहुंच सका था। कुछ इसी तरह की घटना हमारे भारत के साथ भी हुई कि हमारे संसाधनों का ब्रिटेन ने काफ़ी दोहन किया और आज हमारे अपने ही संसाधन हमारे पास नहीं है। तो एलेंडे का ये नियम था कि उन्होंने विदेशी कंपनियों पर प्राकृतिक संसाधन लेने पर रोक लगाया। इस वजह से ही उनका विरोध शुरू हुआ। सत्ता पलट की घटना के बाद ऑगस्टे पिनोशे ने वहाँ सत्ता का ग्रहण किया। अगले 17 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 1988 में इन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया। इन्हें ये भ्रम हो गया था कि हमने अलेंदे को उखाड़ फेंका और मैं 17 सालों से हूँ, तो मुझे चुनने के अलावा चिली की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चिली की जो जनता थी वो अपने लोकतांत्रिक अध्याय को भूली नहीं थी और कहीं न कहीं उनके दिल में लोकतंत्र के प्रति आस्था बनी हुई थी। तो जैसा मैं बता रही थी, ऑगस्टे पिनोशे देश के राष्ट्रपति बने, 17 वर्षों तक रहे। 1988 में उन्होंने जनमत संग्रह अपनी सरकार के पक्ष में होने की संभावना को देखते हुए करवाया, मगर अफसोस कि परिणाम इसके उलट आया। उस समय उन्होंने जनता द्वारा चुनी गई सरकार से सत्ता सैन्य अधिकारियों के पास स्थानांतरित कर दी थी ताकि उन्हें सत्ता चलाने में आम नागरिकों का या निर्वाचित पदाधिकारियों का या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता लेने की ज़रूरत न पड़े।
इससे होता क्या कि वो जैसा चाहते थे वैसा कर सकते थे, क्योंकि सेना में एक परंपरा होती है कि अपने से वरिष्ठ अधिकारी की बात को टालना आपके लिए अनुशासनहीनता का सबूत होता है। तो यह उनके चरित्र में आ जाता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी ने जो कहा वो आंख मूंद कर उसे फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो इस प्रकार से चिली में सैन्य तानाशाही स्थापित हो गया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ जो थी, उन्होंने अलेंदे के समर्थकों और जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग थे उनको बहुत परेशान किया, प्रताड़ित किया, जेल में डाल दिया, उनकी अभिव्यक्ति को दबाया, साथ ही साथ कई अन्य तरीके से भी उन्हें दंडित करने की, टॉर्चर करने की कोशिश की। इस वजह से भी विरोध का स्वर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे पिनोशे का समय अंत आया और 2006 में मिशेल बैशले ने चिली की सत्ता के लिए एक प्रयास, लोकतांत्रिक प्रयास शुरू किया। अभी हमने बताया कि जनमत संग्रह कराने के बाद तो ये बात साफ ही हो गई थी कि ऑगस्ते पिनोशे अब लोकप्रिय नहीं रहे। लोकप्रिय तो वो पहले भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती सत्ता को हासिल किया था। बच्चों, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि कई बार जनमत संग्रह शब्द आया है, तो जनमत संग्रह को हम थोड़ा समझें इस तरह से कि जनमत संग्रह आखिर होता क्या है। पिछली कक्षा में भी जनमत संग्रह शब्द आया था, तो हमने वहाँ उसे क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया। अभी मैं करना उचित समझती हूँ कि जनमत संग्रह वो होता है जिसमें आप अपने मत को स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सीधे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपके पास 2 विकल्प है तो या तो विकल्प 1 चुनते हैं या विकल्प 2 चुनते हैं। यह मताधिकार से अलग स्वरूप में होता है। जब आप मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो आप किसी न किसी प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं या अपने लिए किसी ऐसे को निर्वाचित करते हैं जो आपके हित में काम कर सके, चाहे वो संस्था के रूप में छोटे स्तर पर हो या देश के रूप में बड़े स्तर पर हो। तो जनमत संग्रह एक सामान्य सा नियम है कि जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपने बुद्धि विवेक से किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जा रहा है, उसमें 2, 3, 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प चुनेंगे और उसे गिनकर ये बताया जाता है कि कितने प्रतिशत जनता कौन से विकल्प को चुन रही है। मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जनमत संग्रह क्या है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मतदाताओं से किसी विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। बात वही है कि आपके पास विकल्प होंगे, या तो आप उसे चुनेंगे या उसे नहीं चुनेंगे। बहुत ज़्यादा विकल्प होते नहीं हैं, ज़्यादातर 2 या उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 विकल्प ही आपके पास होते हैं। पिनोशे के लिए ज़्यादातर लोगों ने नहीं का विकल्प दबाया और पिनोशे ने अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति खो दी। अलेंदे का विरोध उस समय पिनोशे ने जब सत्ता पलट की थी तो जमींदार जो वहाँ के थे, चूँकि जमींदारों की भूमि को उन्होंने अधिग्रहित करके भूमिहीन मजदूरों के बीच उसे बांटा। अमीर और चर्च, जो बच्चे गरीब थे, जो तबका गरीब था, भूमिहीन था, साधनहीन था, उनके लिए दूध पोषण व्यवस्था की, उनके लिए और भी स्कूल खुलवाए। इस तरह की घटना से अमीर और चर्च उस समय राजनीतिक सत्ता का एक केंद्र हुआ करता था। हालांकि राजनीतिक और धार्मिक चीज़ों में घालमेल अभी भी दिखता है, लेकिन चर्च हमेशा से सत्ता का एक प्रमुख दावेदार रहा है। वो सत्ता इस तरह नहीं, चुनाव से नहीं हथियाते थे। वो जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, उनको अपने नियंत्रण में रखकर अपनी सत्ता को चलाना चाहते थे, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां भी सहयोग करती नजर आती थी। चिली में जो अन्य राजनीतिक दल थे, जिन्हें कि अलेंदे की नियम पसंद नहीं थे या वो
जमींदार, अमीर, चर्च इन लोगों को समर्थन देते थे, तो वैसे जो दल थे उन्होंने भी अलेंदे का विरोध किया। मिशेल बैचले की बात हुई तो ये बैचले जो थी इन्होंने अपने बहुत लंबा समय कैद में काटा और 2006 में ये जनवरी 2006 में चिली की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने चिली के सामने और व्यक्ति को काफ़ी महत्ता प्रदान की कि अब चिली में वो बात नहीं होगी जो ऑगस्टे पिनोशे के समय में थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चूँकि नफ़रत का शिकार हुई और लंबा समय मैंने कैद में बिताया, तो मैं उस जीवन को समझ सकती हूँ जो कि जिस वजह से नफ़रत पैदा होती है, आपकी सहनशीलता ख़त्म होती है, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही बदला जा सकता है। तो ये थी हमारे देश चिली की कहानी। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समकालीन विश्व में लोकतंत्र में जो बातें हमने कही, जिसमें सबसे पहले हमने भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला और चिली की कहानी छोटे ही शब्दों में, छोटे ही स्वरूप में बताई, और आगे की कक्षा में हम पोलैंड और अन्य देशों की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।